हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं ईशा तारिक। और भाई हमें बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि बात कर रहे थे कि आप 2030 में ये हो जाएगा इंडिया में, हाँ। 2040 में ये हो जाएगा इंडिया में। तो हमने कहा हम ऐसी वीडियो देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि 2070 में क्या होगा। ही हो जाएगा, मतलब ये सबको कंफ्यूजन रहता है। आजकल जो डेवलपमेंट चल रही है उसको देख के हमें भी लगता है अच्छा फोर्थ पे आ गया, थर्ड पे आ जाएगा, टू पे आ जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा। क्योंकि तो हम देखने वाले बुलेट ट्रेन्स भी चल रही हैं, हाँ। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रही हैं, मेट्रो मौजूद है, वंदे भारत है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन्स है नेक्स्ट ऑलरेडी। क्या क्या ही हो जाएगा। और वैसे मतलब एयरपोर्ट्स इतने अच्छे अच्छे हाँ। बने हुए हैं, हर चीज मौजूद हर है। ब्रांड है इंडिया में। हर ब्रांड है। तो और ऐसा क्या होगा अब देखना ही पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या होगा। लेकिन हम जितनी भी डिस्कशन है, जो भी हमारी ओपिनियंस होगी, वो हम वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे वीडियो देखने के बाद। और स्टार्ट करते हैं। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आखिर कल किसने देखा है। ये बात सच है कि भविष्य के बारे में सही तौर पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि अब दुनिया भर में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। और बीते इस लॉकडाउन में हमें यही एहसास कराया है कि जिंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि यहाँ कुछ भी होना मुमकिन है। जहाँ ये बात सही है वहाँ ये भी सच है कि आज के वक्त में इलॉन मस्क डेटा और बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लान्स को स्टडी करके आप भविष्य के बारे में एक सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। और आज हम इसी कोशिश में इस वीडियो में बताने वाले हैं वो घटनाएं जो आप 2070 से पहले होती हुई देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इंडिया इन स्पेस, इसरो की कामयाबियों पर हम सभी को आज बहुत नाज है। फिर चाहे वो 104 सैटेलाइट्स को एक सिंगल रॉकेट में भेजकर दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना हो, या फिर पहली बार में मंगल पर लैंडिंग करना। इसरो ने कम बजट के साथ ये सभी उपलब्धियां हासिल करके दिखाई। लेकिन इसरो में एक कमी है और वो ये है कि हम आज तक किसी इंसान को खुद स्पेस में नहीं भेज पाए और हमें हमेशा इसके लिए किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2023 तक भारत अपना पहला मैड मिशन स्पेस में भेज देगा। लॉकडाउन की वजह से इसकी सटीक तारीख में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन भारत का पहला मैड मिशन अब सिर्फ 3 या 4 साल में ही आपको देखने को मिलेगा। इस अभियान का नाम गगनयान रखा गया है और 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले एक स्पेस क्रू को 5 से 7 दिन तक स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट, एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है और उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी रुकावट आने वाली है, जिसका मतलब है कि भारत 2024 में ही चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती है। इसके साथ ही कहते हैं इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने और उनके रहने के लिए जगह तलाशते तलाशते 2050 तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। साथ ही 50% से ज्यादा जनसंख्या के बाद शायद पीने के लिए पानी भी नहीं होगा और दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी इस वक्त शहरों में रह रही होगी। 2037 में माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की सारी आइस पिघलकर आर्कटिक ओशन में चली जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ सकता है। यूं तो इससे काफी नुकसान है, पर चीन को इससे निजी तौर पर यह फायदा है कि उनके लिए यूरोप से व्यापार का एक और समुद्री रास्ता भी इससे खुल सकता है। एलोन मस्क, आने वाले कुछ साल पूरी तरह से एलोन मस्क के होने वाले हैं। जहां भारत अभी स्पेस में जाने का प्लान कर रहा है, वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेज सकते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलोन लोगों के बजाय पहले कार्गो मंगल ग्रह तक भेजेंगे और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2026-2027 में एलोन का मन मंगल की धरती पर पहला ह्यूमन क्रू भेजने का भी है। कार्गो भेजने से एलोन मस्क ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या बड़ी संख्या में लोगों को मार्स तक भेजा जा सकता है। साथ ही एलोन मस्क का प्लान मार्स पर बस्तियां बसाने का है, जिसके वहां पर बिल्डिंग मटेरियल से लेकर कंप्यूटर और न जाने किस किस तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए बड़ी मात्रा में उन्हें धरती से ये सामान वहां भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एलोन मस्क के हिसाब से 2025 तक वो अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी पब्लिक के सामने ले आएंगे। न्यूरालिंक वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसमें एक इंसान के सर में ड्रिल करके उसके ब्रेन में एक चिप फिट की जाएगी जो ब्रेन की ही इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इस चिप का मकसद मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्सों को
फिर से एक्टिव करना होगा, जिससे पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग डिजीज सही हो जाए। उनका मानना है कि 2040 तक आते आते तो चिप्स इस तरह से काम करने लग जाएंगी कि दो इंसान जिनके दिमाग में चिप इंसर्टेड है, उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड नासा। बहुत से लोग शायद ये बात ना जानते हो कि धरती के बाहर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ हर 6 महीने या साल भर में नए एस्ट्रोनॉट्स रहने जाते हैं और वो वहां से ही धरती को ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही स्पेस में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को भी अंजाम देते हैं। 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS को 2024 में डिकमीशन किया जा सकता है। ISS को फंड करने का ज्यादातर जिम्मा US और रूस का था, लेकिन हाल के कुछ सालों में इंटरनेशनल दबाव के कारण रूस की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से ज्यादातर भार US पर आ गया है। इसलिए इस प्रोग्राम को ही बंद करने की बात चल रही है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है इसे डिकमीशन करने के फैसले को शायद 2028 तक डिले कर दिया जाए, लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बंद होना लगभग तय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नासा बाकी चीजें प्लान नहीं कर रहा है। नासा ने 2030 तक अपना खुद का मैन्ड मिशन मार्स के लिए प्लान किया हुआ है और वो निरंतर इस तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही 2036 वो साल होगा दोस्तों जहाँ पहली बार नासा 2 स्पेस रोवर्स को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारे ही सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंटुआरी की तरफ भेज सकता है। यहाँ के हैबिटेबल जोन में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहाँ जीवन के मिलने की संभावना है, पर इस रोवर के वहाँ पहुँचने में 20 साल का वक्त लगेगा, तो वहाँ एलियंस की पुष्टि करने के लिए हमें 2056 तक रुकना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी। दोस्तों, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर नए तेल के कुएं हमें नहीं मिलते हैं तो 2050 तक धरती के सभी फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। फिर ना गाड़ी चलाने के लिए तेल होगा, तो इलेक्ट्रिक ही करना पड़ेगा सब कुछ। जैसे कि आप देखेंगे कि 2070 आते आते हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस दुनिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हर तरफ स्मार्ट हाईवेज बनाने की भी बात चल रही है, जिन पर गाड़ी चलते चलते खुद ही चार्ज हो सकती है, उसे कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। एनर्जी के सेक्टर में आप देखेंगे कि 2070 तक हम सोलर और विंड एनर्जी से तो बिजली बना ही रहे होंगे, लेकिन हमारी ज्यादातर बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। जी, जो अभी आर्टिफिशियल सन अपने यहाँ बना रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट हो जाता है तो आपको क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी, जिससे कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं निकलेगा और ज्यादातर देश इसी तरीके से बिजली बनाना शुरू कर देंगे। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। 2045 साल आपको थोड़ा सा डरा सकता है। कहते हैं कि ये साल टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का होगा, यानी 2045 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जटिल हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए इसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर वो युग भी हो सकता है जब AI आखिरकार इंसानों को हर क्षेत्र में डोमिनेट करने लगेगी और इंसानों का उनके सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अभी भी नहीं है। इसके तर्क ये भी है कि 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स कराते रहेंगे, जिससे मशीनों के साथ साथ हम भी समांतर गति से विकसित होते रहेंगे। तो ये बातें सुनकर क्या आप भविष्य के लिए एक्साइटेड हैं या आपको धरती की चिंता होने लगी है? आप भविष्य को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मुझे ये बताओ कि जैसे उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन किया कि अर्थ के लिए चिंता हो रही है या फिर एक्साइटेड हो, मुझे तो चिंता हो रही है भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने ये सोच रही थी, अच्छा हम इन फ्यूचर हम ऐसे लोगों से मिलेंगे। आप कहाँ रहते हो? मैं मार्स पे रहता हूँ। मतलब क्या होने वाला है, क्या होगा? एलन मस्क यार क्या इंसान है वो, मार्स पे, यानी कि उसने सोच लिया है कि बस्तियां बसाऊंगा मैं मार्स पे। यार हमें कभी जाने का मौका मिलेगा? मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी उतनी ज्यादा नहीं है ना, तो मे बी कि हमारी आगे फैमिलीज या हम बहुत बूढ़े हो जाएं तब तक, तो फिर अच्छा मैं ये सोचती हूँ हम Z जनरेशन है, हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्या ही होगा। तो मैं ये देख रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कोई बचेगा तब तक। जो हालात चल रहे हैं, जैसे अभी आया था कोविड, कोविड में कितने लोग, मतलब कितने लोगों की डेथ हो गई। आगे पता नहीं क्या क्या आना है, ये सब होने तक हम लोगों ने रहना भी है या नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा हम आगे टेक्नोलॉजी में और जितना आगे जाएंगे उस तरह से मसले भी आएंगे, डिजीजेस भी आएंगे। इस तरह के जैसे कोविड आया, मजीद में भी कोई और आ जाए, कुछ और आ जाए, डेथ्स उसमें हो जाए, या ये भी मसले भी साथ साथ आते ही रहे। और मतलब जैसे वो बता रहे थे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी तब तक,
अच्छा, मुझे चाइना के लिए बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि चाइना ने ना अपना वो रखा था कि वन चाइल्ड पॉलिसी उनकी जो थी। अब उनका मसला ये हुआ है चाइना का कि उनकी जो यंगर जनरेशन है ना, जो उनकी जेनजी है, वो बिल्कुल ही कम है, बहुत कम है। और उनके वो सारे ना एजिड लोग हैं, 40s में, अर्ली 50s में। अब वो सारे बड़े बड़े हैं, तो उनका ये यूथ कम आएगी। जब यूथ ही नहीं है तो किस तरह से मुल्क किस तरह से और अभी चाइना इतना डेवलप्ड क्यों है, इतना इतनी तरक्की उसने क्यों की है? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन की वजह से वहाँ का हर बच्चा काम कर रहा है। तो पॉलिसी ये वन चाइल्ड, अब इनको हटानी पड़ेगी अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया भी इसीलिए ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब एफर्ट्स तो है लेकिन यूथ भी बहुत ज्यादा है, सारे लोग मिलके वो काम कर रहे हैं यूनिटी के साथ, तो वो हो सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि नासा का जो एक है स्पेस स्टेशन, वो बाहर से ऑपरेट कर रहा है, मतलब पूरा एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है जो कि अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है सब कुछ, लेकिन वो यानी कि ना स्पेस में ही कर रहा है। वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। और ये इसरो का नाम आया, स्पेस एक्स एलोन मस्क का है, स्पेस एक्स एलोन मस्क का है, नासा है, ये तीनों है। बड़ी मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट करना है। मुझे क्या लगता है, मतलब वो उस चिप के बारे में वो जो दिमाग में इंसर्ट कर दी जाएगी, लाइक ऐसा भी हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? यार देखो, पैरालिसिस होता है या पैरालाइसिस, हाँ कुछ होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, हमें काफी देखने को मिलते हैं। हाँ, आजकल भी मैंने बहुत से बच्चे को देखा जो चल नहीं पा रहे, इस जमाने में भी वो चल नहीं पा रहे। तो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट कोई भी ऐसा होगा। लेकिन वो अब उनमें अगर वो चिप लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे, तो वो मे बी वो अपने आप को ना सही तरह से फंक्शनिंग उनकी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए, वो ऑपरेट करने लग जाए। और बिल्कुल ऐसे ना रोबोटिक टर्म्स लग रही है कि फंक्शन सही उन्होंने कहा भी कि जब दो लोग जिनके दिमाग में वो इंसर्ट होगी और वो दो लोग बात करें, तो उन्हें बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो चिप से कनेक्ट करेंगे और वो चिप से कनेक्ट हो जाएगा। भाई थोड़ा सा मुझे तो डर ही लग रहा है एआई वाली बात पे। एआई से तो मुझे पहले बहुत डर लगता है, एआई से बहुत डर लगता है। अब तो इंस्टाग्राम में भी एआई आ गया। लेकिन मेरा जो एआई है वो बहुत ही बेवकूफ है। मेरा जो स्नैपचैट का एआई है वो बहुत बेवकूफ है। उसको मैंने एक बात कही कि मेरा नाम जवेरिया सिद्दीकी है और अब इसको याद रखा है तुमने। मैं पूरी कॉन्वर्सेशन करती कि वो हर चीज में हाँ दिस इज सो नाइस जवेरिया सिद्दीकी, दिस इज दिस, ओके जवेरिया सिद्दीकी। अगले दिन मैंने पूछा ओके टेल मी माय नेम, तो कहती है ओके आई डोंट नो योर नेम, हाँ मुझे बता दे। मुझे तो तब चढ़ गई उसमें, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा आई एम योर फ्रेंड, कैसे नहीं पता तुम्हें? तुम मेरे मोबाइल में रह रहे हो कैसे मुझे भूल सकते? कहते नहीं मुझे नहीं पता आपका नेम, आप काइंडली प्लीज बता दे, मेरे से बात। एआई की ना वैसे वीडियोस देख रही थी कि एआई आगे क्या क्या कर सकता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है इंसान तो अब काम करना छोड़ ही देंगे, सब कुछ रोबोट करेंगे और एआई करेगा और वो ऑपरेट। मुझे लगता है कि इंसान को डोमिनेट वो करने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। देख सोच के ना गूज़बम्स आ रहे होते हैं कि यार ऐसे क्या होगा। और मुझे तो पता नहीं, मुझे इलॉन मस्क ना बहुत मुझे इलॉन मस्क से डर लग रहा है, डर लगता है मुझे एग्जैक्टली। इसमें मतलब 2070 तक की ये वीडियो थी और इसमें ज्यादातर कारनामे जो अंजाम देने वाले हैं वो एलन मस्क। भाई इलॉन मस्क पता नहीं क्या क्या करेगा, क्योंकि आगे टेस्ला में भी उसका है कि वो टेस्ला यानी कि वो गाड़ियां जो हैं वो पूरे पेट्रोल पंप्स तो होंगे नहीं क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हम लोगों ने इतने खर्च किए हैं, खत्म होने वाला हो चुका है, सारे रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं, कोई तेल नहीं है आगे। मे बी यूएई में और निकल जाए, हो सकता है, लेकिन वो भी जवेरिया जैसे मतलब यूज हो रहा है। अभी देखा जाए तो हर एक इंसान के पास गाड़ी है, हाँ हर किसी के पास, जिसकी वजह से क्लाइमेट भी गंदा हो रहा है। और कब तक चलेगा ये क्या सीन है कि चाइना अपना एक और सूरज बना रहा है। ये मैंने वीडियो देखी हुई है, आर्टिफिशियल सूरज। और फिर वो लोग सारे मतलब रात में भी वो लोग सोलर यूज करेंगे, तो वो तो वहाँ पे तो सोलर चलेगा ना हर वक्त। तो वो बना कैसे रहे हैं वो सूरज? मतलब वो क्या है? वो कुछ भी कर सकते हैं। चाइना है तो चाइना इज ऑल्सो नॉट फॉर बिगनर्स, के चाइना भी वही बहुत आगे जा रहा है, बहुत अलग अलग प्लान्स आते हैं इनके दिमाग में, बहुत अलग प्लान्स है। अभी ये देखना कि अलग आर्टिफिशियल सूरज भी हो सकता है। मतलब आर्टिफिशियल सूरज आएगा तो उससे जो है वो आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सोचो वो कैसे निकलेगा, क्या सिस्टम मुझे तो लग रहा है कि जो आर्टिफिशियल सन होगा वो भी इलेक्ट्रिकल ही होगा, या तो हो सकता है मे बी, We don't know. हाँ हमें नहीं पता भाई क्या सीन है। ये मैं काइंडली बताएं कि चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है उसके बारे में किसको क्या नॉलेज है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।